वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2 10th महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर 1 में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पेज नंबर 1 और 2 पर हेरिडिटी से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं, और आप जाके अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं कि इवोल्यूशन करके टॉपिक दिया हुआ है एंड उससे ही संबंधित पूरा फिर चैप्टर दिया हुआ है। तो इवोल्यूशन मेजर पार्ट है, हेरिडिटी से इससे संबंधित तुम्हारे पेज नंबर 1 और 2 पे दिया हुआ है। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे पूछा है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी द हेरिडिटी कैरेक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। जैसे सपोज एक कोई पर्सन है, ओके, रामू नाम का, और उसकी जो नई पीढ़ी आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन, अब उसका हेयर का कलर ब्राउन है और उसके आने वाली नई पीढ़ी का भी हेयर का कलर ब्राउन है। तो ये जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ है, इस कैरेक्टर को बोलते हो बायोलॉजिकल कैरेक्टर। और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई एक फीमेल है, उसके आईज का कलर ब्लू है और आने वाली उसकी जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन जो आई, उसका आईज का कलर ब्लू है, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ओके, बाय द हेल्प ऑफ किसके। देखो हमारे बॉडी में होता है, पहले छोटी छोटी बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे बॉडी में होता है डीएनए, ओके, वो बेसिक से चालू करते हैं। हमारा बॉडी बना हुआ सेल से, इससे बना हुआ बॉडी सेल से। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट अगर हम करें तो क्या कहते हो, जीन। तो जीन का डेफिनेशन क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे से सेगमेंट को क्या कहते हो, जीन। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। याद रखना, एक जीन होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और हमारे बॉडी में याद रखना, डीएनए में, ह्यूमन में 33,000 क्या है, जीन से बना हुआ है। मतलब हमारे बॉडी में कितने कैरेक्टर होंगे, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मेरे हेयर का कलर क्या होगा, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। मेरा हाइट कितना होगा, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। मेरे स्किन का कलर क्या होगा, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। मेरा हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी में एक एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे बहुत सारे जीन सेट मिलकर क्या बनता है, डीएनए। और सबका डीएनए अपना अपना होता है, ओके। और डीएनए ही कुछ और नहीं, क्रोमोसोम है। जब इसी डीएनए को तुम ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में रख देते हो, यहाँ पर ये जो ऐसे 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 घुमा हुआ है, ये कोई और नहीं है, ये कौन है, डीएनए है। तुमने ऐसा पढ़ा होगा ना, इसको डीएनए कहते हैं छोटे स्टैंडर्ड में, ओके। जो गोल 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 घुमा हुआ है, ये डीएनए से ही गोल गोल घूम के बना हुआ है। तो क्रोमोसोम कुछ और नहीं, डीएनए ही होता है। और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को क्या बोलते हो, जीन। तो हमारा जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है, वो कौन, किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से हो रहा है। जीन की वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है, क्रोमोसोम। इन तीनों का मतलब सेम होता है, ओके। क्रोमोसोम से डीएनए बना, डीएनए के छोटे सेगमेंट को जीन बोलते हैं। रियलिटी में बात करें तो यस, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो डेफिनेशन भी यही लिखते हैं। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ, ओके, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ जीन। या फिर तुम्हारे बुक में लिखा वाया जीन। वाया का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ जीन, ओके, इज नोन एज, इसी को क्या कहते हो, इज नोन एज, क्या कहते हो, इसी जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हेरिडिटी कहते हो। हेरिडिटी ट्रांसफर करने के बायोलॉजिकल कैरेक्टर को हेरिडिटी कहते हो। तो ये तुम्हारा हो जाता है। अच्छा, ये तो हेरिडिटी का डेफिनेशन याद ही होना चाहिए, एक मार्क्स में हेरिडिटी का डेफिनेशन पूछ सकता है, ओके। फिर पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था टेक्स्ट बुक में, जो तुम्हारा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हो, कैन यू रिकॉल करके पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, ओके, जो हेरिडिटी में काम कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, क्रोमोसोम। आंसर उसका क्रोमोसोम होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है आने वाली नई जनरेशन, ओके, न्यू बेबी। तो आने वाली जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी में वहां पर पूछा है, जब एक पेरेंट से दूसरे उसकी प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है, उसको क्या कहते हो, तो उसे क्या कहते हो, हेरिडिटी। वहां पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा हेरिडिटी। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, विच आर द कंपोनेंट द डीएनए मॉलिक्यूल
सॉरी, विच आर द कंपोनेंट्स द डीएनए मॉलिक्यूल, यस, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है डीएनए। जो हमारा ये डीएनए है वो किससे मिलके बना, तो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है डीएनए, आपको पता होना चाहिए। एक होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, ओके। दूसरा इसके साथ और क्या मिलकर बना हुआ है, प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस, ओके। ये 3 चीजों को मिलकर क्या बना हुआ है हमारा डीएनए। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डीएनए कौन से 3 चीजों को मिलकर बना हुआ है, ओके। ये सब कंपोनेंट है जो सब चीज की मिलकर डीएनए बना हुआ है। फिर हमारा चैप्टर चालू होता है। इस चैप्टर के सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें आपको मिल ही जाएगा कि हेरिडिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। और ये जो हेरिडिटी है, मतलब यहाँ पर हेरिडिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया, इनफ है, आपने 9वीं में भी पढ़ा है। बट इसका एडवांस मतलब आपको सिर्फ हेरिडिटी का डेफिनेशन आना चाहिए इस पेज से, और इसके नीचे जितना भी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में पूरा साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज की डिस्कवरी की है, ओके। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है और उसका जोड़िया मिलाओ पूछा जाता है, जैसे ओके। तो पेज नंबर 1 से आपको हेरिडिटी का डेफिनेशन जानना, और हेरिडिटी क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बोला कि यहाँ पर पेज नंबर 1 से, और आपको ये वो पैराग्राफ हेरिडिटी के बाद वहां पर डेफिनेशंस जो पूरे नीचे जो लिखे हुए हैं, पूरे लाइंस लिखे हुए, वो लाइंस का कंक्लूजन क्या है। पहला तो क्या कहा है कि ग्रिगोर जॉन मेंडल पियोनियर, पियोनियर का मतलब होता है फादर, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स उनको कहा जाता है, ओके। फिर एक पॉइंट लिखा है कि 1901 में ह्यूगो दी बेरिस करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दिया है। फिर वोल्टर शटन करके एक पर्सन है जिन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी की ग्रास ओफर के सेल में, ओके, ग्रास ओफर के क्रोमोसोम की स्टडी की उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने देखा 92, क्योंकि इस समय तक अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए, सब ऐसा मान के चलते थे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोटीन है, ऐसा मान के चलते थे। बट रियलिटी क्या है, इन्होंने पहले क्रोमोसोम की स्टडी की। फिर 1944 में त्रियोस करके 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड अवेरी, मैकलिन मैककार्टी, कॉलिन मैकलियोर, ओके, नाम नहीं याद रहेगा तो त्रियोस, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उसे प्रूव किया, ओके। और फाइनली फिर 1961 में फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड करके एक पर्सन थे, 2 पर्सन थे सॉरी, 1961 में उन्होंने दिया मॉडल कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये जो तुम्हारा आपका पेज नंबर यहाँ पर पहला पैराग्राफ जो पूरा दिया वो खत्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। अब हम पढ़ना चालू करेंगे। आप नोटबुक में टॉपिक्स को लिखना चालू कीजिए। साइंस 2 है, साइंस 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एज वेल एज टेक्स्ट बुक में भी आप टिक कर लीजिए। आपको क्या याद होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे कि स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं उनके आंसर मैंने बताया। हेरिडिटी का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, एज वेल एज कि उस पैराग्राफ में नीचे ये 5 साइंटिस्टों के बारे में, तो आप ये 5 साइंटिस्टों के बारे में लिख लीजिए, उन्होंने क्या किया है बाजू में मैंने लिख के दिया है, ओके। तो अब हम चालू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, देखो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर वर्ड आया, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन बनाना, सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है, कैसे प्रोटीन बनता है, वो आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो अभी तक आपने क्या सीखा, हेरिडिटी का डेफिनेशन और साइंटिस्टों की डिस्कवरी, कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज की डिस्कवरी की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन कैसे बनता है। तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस तो बहुत लेंथी है, 12th में पढ़ोगे आप डिटेल में, ओके, अगर साइंस लिया तो, और उसमें बायो लिया तो, ओके, ध्यान दो। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन है क्या। तो ध्यान से सुनिए, डीएनए से, ओके, डीएनए से एमआरएनए, अच्छा आरएनए को कैपिटल अल्फाबेट में ही लिखोगे आप, ओके। डीएनए से एम स्मॉल लिखिए, छोटा स्मॉल वाला एम है। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को कहते हो ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो डेफिनेशन क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ, क्या सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस मतलब बनना, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू, किसके थ्रू, एम डीएनए,
द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए थ्रू द डीएनए, डीएनए के थ्रू से जब एमआरएनए का बनने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हो? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन हो गया। ऐसे ही एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हो? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो तीन टॉपिक है जिसमें से दो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन का भी डेफिनेशन लिख देता हूं। ओके, बैठे मत रहो, नोटबुक निकालो। ओके, और लिखना चालू करो, नोट्स बनाओ। एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। तो क्या लिखोगे? द प्रोसेस, सेम टू सेम, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ, किसका सिंथेसिस हो रहा है? प्रोटीन का। किसका सिंथेसिस हो रहा है? प्रोटीन का। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू एमआरएनए इज कॉल्ड एज, यहाँ पे इज नोन एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज बोल दिया तो इज कॉल्ड एज, क्या लिखा भैया? ट्रांसलेशन। तो फाइनली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन मैंने दे दिया। अब ध्यान से सुनो, डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हो सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हो? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन क्या होगा? मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लिख लोगे। सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू द डीएनए इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। डायरेक्टली अगर प्रोटीन डीएनए से बन रहा है ऐसा तुमने बोल दिया तो उसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और अगर तुमने टुकड़ों टुकड़ों में कहा डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। समझा कि नहीं? तो ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से डेफिनेशन है, ये आप याद कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि ये लिखने पर मार्क्स मिलेगा, ये 100% मार्क्स मिलेगा। ओके, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन दिया, ट्रांसलेशन का दे दिया, सेंट्रल डोग्मा का डेफिनेशन दे दिया। ओके, आपके पेज नंबर 1 पे जो नीचे पैराग्राफ दिया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, उसमें से मैंने आपको डेफिनेशंस दे दिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओगे पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पर आपको ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन मिल जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 सातवें लाइन, द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग। ओके, तो प्रोसेस क्या है ध्यान दो, क्या होता है? ये सपोज एमआरएनए, ओके, क्या है ये? एमआरएनए। एमआरएनए के एक कोने पर बाइंड होता है टीआरएनए। क्या बाइंड होता है? टीआरएनए। और उसके एक कोने से दूसरे कोने तक मूव करता है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक धीरे 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 बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तीन कोडॉन होते हैं ऐसे, ए होता है, टी होता है, जी होता है, सी होता है, टी होता है, ए होता है, जी होता है, सी होता है, ऐसे होते हैं अल्फाबेट्स। आपने डीएनए में देखा होगा, वैसे सेम यहाँ पर भी अल्फाबेट्स होते हैं। और बाय द डिस्टेंस ऑफ, अगर ट्रिपलेट कोडॉन पे टीआरएनए मूव करता है तो यही तुम्हारा डेफिनेशन होता है ट्रांसलोकेशन का। यस, ट्रांसलेशन का लिख के दिया मैंने, ट्रांसलोकेशन का क्या होगा? ठीक है, इतने में लिख के देता हूँ, और तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, वहां पर मैंने लाइन बताया आपको। ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? दी राइबोसोम, ओके, जो यहाँ पर राइबोसोम बाइंड हुआ है, टीआरएनए भी आके बाइंड होता है, राइबोसोम भी बाइंड हुआ है, दोनों बाइंड होते हैं। तो द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग, मूविंग मतलब मूव कर रहा है, राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम, कहां से मूव कर रहा है? फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक कोने से दूसरे कोने तक, फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ, बाय द डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस कितना है? बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहते हो? ट्रांसलोकेशन। ओके, धीरे धीरे मूव कर रहा है कौन? राइबोसोम। तो फिर से रिपीट करते हैं, तो राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द
अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो फाइनली आपको तीनों डेफिनेशन मिल गया। रियलिटी में 4 डेफिनेशन मिले। सेंट्रल डोगमा का भी तो डेफिनेशन दिया है, सर लिख के नहीं दिया, वो तो आप लिख सकते हो ना। ट्रांसक्रिप्शन का जैसे यहाँ से यहाँ आने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यहाँ से ये बनने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वैसे डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो फाइनली मैंने 4 डेफिनेशन दिए। ओके, अब आप आओगे पेज नंबर 2 पे। तो पेज नंबर 2 पे क्या पढ़ना है, पेज नंबर 2 पे आपको सेकंड पैराग्राफ, डायरेक्टली आप सेकंड पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। सेकंड पैराग्राफ पे क्या लिखा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 20 अमीनो एसिड की खोज की है और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। वो नोबेल प्राइज कब मिला वो नहीं याद रखोगे चलेगा, बट इन्होंने डिस्कवरी की, अंडरलाइन कर लो, डिस्कवर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड। ओके, ये अंडरलाइन कर लो, किसने की है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पेज नंबर 2 पे ही आपको वहां पर डायग्राम मिलेगा 1.1, 1.2, 1.3। तो आपको ये पता होना चाहिए 1.1 क्या डिस्क्राइब करा है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ना उसको ही डिस्क्राइब करने का काम करा। तो फोटो बन के आ सकता है और आपको पूछेगा ये दिया हुआ डायग्राम क्या एक्सप्लेन क्या करता है। ओके, तो आपको उसका बताना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, तो पहला जो डायग्राम है 1.2 में वो ट्रांसलेशन बता रहा है और ट्रांसलोकेशन कौन बता रहा है, सेकंड वाला डायग्राम जिसपे ऐसे आके तुम्हारा टीआरएनए बैठ रहा है। फिर म्यूटेशन दिया हुआ, अब यहीं से नया टॉपिक चालू होता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन खत्म होता है। ओके, और अब चालू होता है यहाँ से हमारा म्यूटेशन। ओके, और फाइनली म्यूटेशन पढ़ लेंगे तो हमारा हेरिडिटी पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा हमारा, फिर चालू होगा इवोल्यूशन वाला पार्ट। ओके, तो ये सब डेफिनेशंस आप लिख लीजिए और चालू करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, ओके, तो सपोज ये डीएनए है। ओके, सपोज ये डीएनए है और मैंने बताया था डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को क्या कहते हो, जीन कहते हो। अब क्या हुआ, सपोज कि एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, हेरिडिटी जब होगा, तो एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, तो जब कॉम्बिनेशन होगा, ये सपोज डीएनए हो गया मेल पेरेंट का, मेल पेरेंट फादर का हो गया, और सपोज ये डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया फीमेल पेरेंट का, मतलब मदर का हो गया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तब उनका प्रोजेनी बनता है। कौन बनता है, प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब उनकी ऑफस्प्रिंग, उसकी आने वाली नई जनरेशन, उसका डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोजेनी का जब डीएनए बनेगा तो वो डीएनए तो कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन जब होगा, उस कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ा मोड़ा भी चेंज आ गया, ओके, मतलब यहाँ पर ATG जो अरेंजमेंट होता है, अगर उसमें चेंजेस आ गया, ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आ गया तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है, दी सडन, सडन का मतलब होता है अचानक से, दी सडन चेंज अकर इन जीन। अगर ये जो जीन है, इस जीन में अचानक से छोटा मोटा भी चेंज आ गया तो इसको ही क्या कहते हो, द सडन चेंज अकर इन जीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन दो टाइप का होता है, माइनर होता है और मेजर होता है। माइनर म्यूटेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो, और मेजर क्या होता है। माइनर म्यूटेशन क्या होता है ना कि छोटा मोटा सा यहाँ पर चेंजेस आया और उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं हुई, जैसे कि म्यूटेशन की वजह से बीमारियां भी होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ओके, या हीमोफीलिया हो गया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मदर और फादर दोनों को नहीं था, ओके, फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट किसी को नहीं था, पर आने वाली पीढ़ी को हो गई, अपने आप की हो गई, क्योंकि वहां पर उनके डीएनए में क्या हुआ रहेगा, चेंजेस आया रहेगा, म्यूटेशन हुआ रहेगा। अब मुद्दा ये निकलता है कि म्यूटेशन से कभी कभी माइनर लेवल में कुछ छोटा मोटा चेंज आता है, जैसे मान लो उसके फिंगर्स 5 से 5 की जगह 6 हो गए, तो ये छोटे लेवल का म्यूटेशन है, इससे कोई बड़ा उसके लाइफ पे इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर म्यूटेशन की वजह से अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया, ओके, ऐसी बीमारी हो गई, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया है, ब्लाइंडनेस है, ऐसी कुछ अगर बीमारी हो गई तो ये सब मेजर म्यूटेशन में चला जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है म्यूटेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको डेफिनेशन नहीं याद करना तो आप ये म्यूटेशन का डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अचानक से चेंज आ गया अगर जीन में तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन दो टाइप का होता है, माइनर और मेजर होता है। ओके, बस इतना याद रखिए। और म्यूटेशन की वजह से ही क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। याद रखना, जो भी म्यूटेशन की वजह से बीमारी होती है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब पैदाशी बीमारी,
ओके, जो जन्म लेते लेते मतलब जन्म लेने से पहले जो बीमारी हो जाती है, ओके, अभी बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है और उसके पहले उससे जो बीमारी हो जाती है उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, ठीक है, तो म्यूटेशन होता है खत्म। अब हम चालू करेंगे हमारा पेज नंबर 3 से इवोल्यूशन टॉपिक। हमारा हेरिडिटी टॉपिक होता है खत्म, अब हम चालू करने वाले इवोल्यूशन।